ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीएचडी शुरू करने का इरादा रखते हैं या अभी जिन्होंने पीएचडी का प्रोग्राम शुरू किया है। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक ज़रूर देखें। रिसर्चर बनिए। किसी भी फॉर्मल रिसर्च शुरू करने से पहले आपको किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, इस वीडियो में वो तमाम बातें पेश की जाएंगी। सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ों को डिफाइन करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है रिसर्च। इसके क्या मायने हैं? इट रेफर्स टू सर्च एंड बिल्ड द नॉलेज। इसका मतलब है आप सर्च करते हैं और उसकी बुनियाद पर एक नॉलेज आप प्रोड्यूस करते हैं। इट रेफर्स टू क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये क्रिएटिव वर्क है और आप एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसे परफॉर्म करते हैं। अब ऊपर जो वर्ड है नॉलेज, पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि नॉलेज का मतलब क्या है। नॉलेज का मतलब है कि कुछ फैक्ट्स को अक्वायर किया जाता है थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन और रिसर्च। ठीक है, ये मैं एक दो मिसालें दूंगा जिससे आपको और वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अ बिलीफ दैट इज़ ट्रू। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को हम नॉलेज कहते हैं वो ट्रू होती है, ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है कि ये ट्रू है। ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन इट इज़ इन्फर्ड और इंटरप्रेटेड फ्रॉम द रॉ डेटा। इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, दो मिसालें मैं दूंगा, उससे आपको ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो जाएगी। इस तस्वीर को देखें, यानी रिसर्च का जो इनपुट है वो इंफॉर्मेशन है और रिसर्च के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है, दो मिसालों से हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है और नॉलेज क्या है। ये सेंटेंस आप देखें, देयर मे बी स्नोफॉल टुमारो इन टोक्यो। इज इट अ नॉलेज और इंफॉर्मेशन? अब आपको अगर डेफिनेशन याद है इंफॉर्मेशन की या नॉलेज की, तो आप इसका जवाब बहुत इजीली दे सकते हैं। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी मौजूद है, यानी कल स्नोफॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो अनसर्टेनिटी तो आ गई ना, इसलिए हम इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। अर्थ इज राउंड। इज इट अ नॉलेज और इंफॉर्मेशन? जाहिर है इट इज़ अ नॉलेज। क्यों? इसलिए कि सदियों पहले ये एक हाइपोथेसिस थी या एक इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद उस पर रिसर्च किया गया और बाद में जब कंफर्म हो गया कि ज़मीन गोल है, अर्थ इज़ राउंड, तो ये एक नॉलेज बन गई। अब इसमें जो वर्ड हाइपोथेसिस यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो उस वक्त प्रूव नहीं हुई थी मगर उस पर एक थ्योरी मौजूद थी, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब एक सक्सेसफुल रिसर्च हम किसे कहते हैं? तो सक्सेसफुल रिसर्च वो है कहलाती है जो कि फॉलोइंग चीज़ों पर मबनी होती है। यानी एक तो ये है कि इट इंक्रीजेज द नॉलेज, यानी रिसर्च जिसके नतीजे में आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। इट अनकवर्स द हिडन ट्रूथ, यानी कोई चीज़ें जो ट्रूथ थी मगर छुपी हुई थी उसको आपने अनकवर किया। इट प्रूव्स द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस वही चीज़ थी कि थ्योरी एग्जिस्ट करती थी मगर प्रूव नहीं हुई थी और आपने उसको प्रूव कर दिया। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आप करते हैं तो ये आपकी रिसर्च कहलाती है, एक सक्सेसफुल रिसर्च कहलाती है। ठीक है, इस मौके पर एक बड़ी मशहूर कोटेशन है जो थॉमस एडिसन ने दी थी। उन्होंने कहा था, आई विल नॉट से आई फेल्ड 1000 टाइम्स, आई विल से दैट आई डिस्कवर्ड 1000 वेज दैट कैन कॉज फेलियर। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ पर 1000 मरतबा कोशिश की जाए और आप नाकाम होते हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं सीखा, बल्कि इसका मतलब है कि आपने 1000 तरीके दरियाफ्त किए जिसके ज़रिए वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती। इसे भी हम रिसर्च कहते हैं। आइए एक और मिसाल से देखते हैं। ये आप देखें, एक सर्किल है और सेंटर में लिखा हुआ है एक अननोन रिसर्च प्रॉब्लम, यानी एक ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम है जिस पर के अभी तक कुछ रिसर्च नहीं की गई। अब 4 मुख्तलिफ लोग इस पर रिसर्च करते हैं, A, B, C, D,
ठीक है। ए एक नतीजे पर पहुंचता है, बी एक नतीजे पर पहुंचता है, सी एक नतीजे पर पहुंचता है, मगर डी जो है वो दरमियान में काम अपना रोक देता है, क्योंकि उसको वो नतीजा हासिल होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, तो अब रिजल्ट्स जो हैं ए बी सी के वो डिफरेंट ज़रूर हैं, मगर उसको हम सक्सेसफुल रिसर्च कहेंगे, क्योंकि इन्होंने मतलूबा नताइज तो हासिल कर लिए। क्या हम डी को भी कहेंगे कि ये सक्सेसफुल रिसर्च है? ज़रा सोचिए। जी हाँ, ये भी एक सक्सेसफुल रिसर्च है, और ये आपको बताती है कि डायरेक्शन डी में जाने से या उस डायरेक्शन में काम करने से आप अपने रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह की नॉलेज है, और उसको भी हम सक्सेसफुल रिसर्च में शामिल करते हैं। सबसे पहले तो हम एक बुनियादी सवाल का जवाब देते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि वो पीएचडी क्यों करते हैं। वाई डू वी डू पीएचडी? कुछ परसेप्शंस हैं और मिथ्स हैं, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरल परसेप्शंस ये हैं। नंबर 1, इट इज़ अ डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर अटेनिंग द हाईएस्ट लर्निंग इन द गिवन सब्जेक्ट। यानी ये एक परसेप्शन है कि जो शख्स पीएचडी किसी टॉपिक पे करेगा तो वो उस टॉपिक पे मैक्सिमम नॉलेज अक्वायर कर चुका होगा। दूसरा परसेप्शन है कि इट इज़ अ डिग्री नेसेसरी टू टीच इन अ यूनिवर्सिटी, कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो इस डिग्री का होना लाजिम है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। थर्ड परसेप्शन इज कि इट इज़ अ डिग्री विच इंटाइटल्स यू टू बी कॉल्ड डॉक्टर, यानी आप इस डिग्री को हासिल करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। फोर्थ परसेप्शन इज इट इज़ अ डिग्री विच इनेबल्स यू टू बिकम एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी इन द स्पेसिफिक डिसिप्लिन, यानी ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि आप पीएचडी की डिग्री जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पे रिसर्च करके हासिल करते हैं, पीएचडी के बाद आप ये समझते हैं कि ये उसमें आपको इंतहाई दर्जे की नॉलेज होगी और आप उसके एक्सपर्ट या अथॉरिटी कहलाएंगे। ये सारे परसेप्शन बिल्कुल सही नहीं है, पार्शली सही हैं। असल परसेप्शन क्या है वो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ डूइंग पीएचडी। ठीक है, तो रियल पर्पस ऑफ डूइंग पीएचडी ये है कि इट इज एन अवार्ड ऑफ अ डिग्री, इट इज अ सर्टिफिकेशन टू एन इंडिविजुअल दैट ही और शी हैज एक्वायर्ड द बेसिक स्किल्स टू परफॉर्म रिसर्च। यानी पीएचडी की डिग्री आपको एक सर्टिफिकेशन देती है कि अब आप एक रिसर्च कर सकते हैं। It means you are now recognized as an independent researcher. It is a kind of passport or license to join researchers club. यानी पीएचडी की डिग्री एक तरह से आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है, या आपका एक पासपोर्ट है कि जिसके बाद आप जो भी रिसर्च वर्क करेंगे वो आप एक तो इंडिपेंडेंटली करेंगे, और फिर उस रिसर्च को रिसर्च वर्ल्ड में अहमियत दी जाएगी। इससे पहले जो आप रिसर्च करते हैं वो सुपरवाइज रिसर्च कहलाती है, और पीएचडी करने के बाद जो आप रिसर्च है वो एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली पीएचडी की रिसर्च करने के बाद या पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद रिसर्च रोक लेते हैं और ये समझते हैं कि जितना काम हमने करना था वो अपनी ज़िंदगी में कर लिया, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये बस उसके बिल्कुल अपोजिट है कि ये तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं तो उसका मतलब है कि एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैन वी डू रिसर्च विदाउट रिसर्च डिग्री, यानी हम पीएचडी की डिग्री किए बगैर हम रिसर्च कर सकते हैं? आंसर है यस, वी कैन डू रिसर्च, मगर रिसर्च कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये फिर उस पर एक चांस होता है। इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस अदर रिसर्चर्स अबाउट योर वर्क फॉर विच यू डू नॉट होल्ड अ लाइसेंस, यानी आपके पास वो रिसर्च करने का लाइसेंस जिसे हम पीएचडी की डिग्री कहते हैं आपके पास नहीं है, और आपने पीएचडी वर्क को कहीं डिस्प्ले किया है या कहीं भेजा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च वर्क जो है आपका एक्सेप्ट किया जाए, बिकॉज उसको कन्विंस करने के लिए एटलीस्ट आपके पास उस लाइसेंस का होना ज़रूरी है।
ये उसी तरह की मिसाल है कि आपके पास कार है, आप उसे चलाते हैं मगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. Even if you can run a car well but have not acquired driving license, perhaps many people avoid sitting with you in a car. मतलब बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप बगैर लाइसेंस के कार चलाते हैं और लोग जो उसमें बैठे हुए हैं अगर उनको पता चलता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस गाड़ी में ट्रेवल करना पसंद ना करें. You need research degrees, license to convince others about your research work. ये उसकी पंच लाइन है. बहुत सारे लोग रिसर्च डिग्रीज 2 स्टेप में हासिल करते हैं. पहले स्टेप में वो एमफिल करते हैं और फिर दूसरे स्टेज में पीएचडी करते हैं. इसकी मिसाल भी अगेन वो ड्राइविंग लाइसेंस वाली है कि एमफिल इज लाइक योर लर्निंग लाइसेंस एंड पीएचडी इज योर प्रॉपर लाइसेंस. ठीक है. अब हम 6 मिथ्स को हम डिस्कस करते हैं. ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि पीएचडी शुरू करने से पहले ये मिथ्स आपके जहन से निकल जाने चाहिए, वरना आप पीएचडी करने में आपको बड़े प्रॉब्लम्स होंगे. मिथ नंबर 1 तो ये है कि यू नीड टू बी जीनियस, यानी इसका मतलब है कि आप जब तक जीनियस नहीं है आप पीएचडी का वर्क शुरू कर ही नहीं सकते या कंप्लीट नहीं कर सकते. ये ट्रू नहीं है, गलत है ये. यू डोंट हैव टू बी आइंस्टाइन टू डू योर वर्क. ठीक है. A PhD is not an intelligence test, it's a research project. In doing PhD, you need to follow a fairly systematic procedure to present your knowledge and research findings in an organized manner. यानी आप एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी टॉपिक पर काम करते हैं, उससे जो थोड़ी सी नॉलेज अक्वायर होती है उस नॉलेज को आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से पेश करते हैं. मिथ नंबर 2, यू हैव टू डू समथिंग इंटायरली न्यू. ये भी एक मिथ है कि आप पीएचडी जिस टॉपिक पर कर रहे हैं वो दुनिया का बिल्कुल एक नया टॉपिक हो, इससे पहले कभी किसी ने उस पर काम ना किया हो. ये भी एक सही बात नहीं है. इट्स ऑल्सो नॉट ट्रू. योर वर्क मे बी बिल्ड ऑन अदर रिसर्चर्स वर्क विद एन एडिशन ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ योर ओन वर्क. यानी आप किसी के काम को आगे बढ़ा सकते हैं और कम से कम अगर 20% भी आपका इसमें ओरिजिनल वर्क है और एक नई नॉलेज आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी आपकी एक रिसर्च है. यू मे ऑल्सो डू रिसर्च ऑन द प्रीवियसली रिसर्च टॉपिक विथ डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन बेटर रिजल्ट्स. यानी अगर किसी ने पहले कोई रिसर्च की है और किसी और मेथड से रिजल्ट्स हासिल किए हैं और आप उसी टॉपिक को लेते हैं और किसी और मेथड से आप रिजल्ट हासिल करते हैं जो कि पहले से बेहतर रिजल्ट हैं, तो वो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है और वो भी आपकी रिसर्च है. योर वर्क मस्ट कंट्रीब्यूट टू न्यू नॉलेज. अब न्यू नॉलेज जब भी आप ऐड करेंगे तो वो आपकी रिसर्च कहलाएगी. मिथ 3, द पीएचडी इज गोइंग टू बी योर लाइफ्स वर्क एंड ए मास्टरपीस एंड इट विल बी द बेस्ट थिंग यू एवर डू. ये भी एक मिथ है कि आप जो काम करेंगे पीएचडी की सूरत में वो एक मास्टरपीस होगा और इससे पहले कभी इतना ज़बरदस्त काम किसी ने ना किया हुआ हो. ये भी एक मिथ है और ये भी आपके जहन से निकल जानी चाहिए. इट इज़ एक्चुअली क्वाइट डिस्करेजिंग टू थिंक इट विल बी योर बेस्ट वर्क, दो इट मे बी योर लॉन्गेस्ट वर्क. सर्टेनली जब आप 2-3 साल 4 साल एक टॉपिक पर काम करते हैं तो ये आपका लॉन्गेस्ट वर्क तो हो सकता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो आपका बेस्ट वर्क भी हो. When you are doing your PhD, you are actually learning. When you have finished, you should be ready to start as a professional researcher or independent researcher. ठीक है. Myth number 4, the PhD will revolutionize or shake the foundations of your discipline. Not true. इसका मतलब ये है कि आप ये ना समझें कि PhD करने के बाद आप कोई ऐसी ज़बरदस्त चीज़ दुनिया में लेके आएंगे कि जो दुनिया को हिला देगी. असल में पीएचडी क्या है? पीएचडी तो एक टाइम बाउंड वर्क है जिसके ऊपर आप 3 से 4 साल अपना टाइम गुजारते हैं. ये इसलिए नहीं करते कि आपको कोई नोबेल प्राइज़ लेना है. ठीक है. एज अ पीएचडी स्टूडेंट इट इज़ अ नाइस इंटेलेक्चुअल ड्रीम टू थिंक you can change the whole concept in your research area, but it is not necessary for the award of a PhD degree. ठीक है. आप
कोई अच्छा काम करें, दुनिया में एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आएँ तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी करने के लिए ये लाजिम हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। मिथ नंबर 5, you are going to spend 3 years on just one topic. Not true. This is a common misperception and an unhelpful belief because it sounds doing PhD is a boring exercise. यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि अगले 3-4 साल हमने एक टॉपिक पे इतना पढ़ना है और एक तरह से ये बोरिंग एक्सरसाइज है, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। द रीज़न इज़ कि जब आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं तो बहुत सारा आप लिटरेचर सर्वे करते हैं और बहुत सारे टॉपिक उससे जो रिलेटेड होते हैं उस पर आप एक नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो इनफैक्ट तो ये आपकी नॉलेज बहुत डायमेंशंस में बढ़ती है, मगर ये इसको बोरिंग एक्सरसाइज समझना ये बिल्कुल सही नहीं है। मिथ नंबर 6, इफ़ योर राइटिंग स्किल्स आर पुअर यू कैन नॉट डू पीएचडी। ये भी ट्रू नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी के राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती या कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पीएचडी वर्क में बहुत सारे आपको डिफेंस करने होते हैं और अपने काम को प्रेजेंट करना होता है, राइटिंग में भी और वर्बली भी। क्योंकि जब आप थीसिस या अपनी डिसर्टेशन लिखते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए, या इस तरह से अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी एक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। मगर ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। वन कैन टेक द प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर दैट मैटर। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये होता है कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज को एक्वायर करते हैं। आपके बिहाफ पर कोई आपका वर्क भी प्रेजेंट कर सकता है या आपके बिहाफ पर कोई आपकी थीसिस राइटिंग भी कर सकता है, मगर कंटेंट्स पूरे आपके होंगे, ये उसका मकसद है। अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। 2 तरह की कैटेगरीज हैं जब आप रिसर्च शुरू करते हैं। वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च, अदर वन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब दोनों का फ़र्क आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, तो आपके लिए अपनी पीएचडी की डायरेक्शन चूज करने में बड़ी आसानी होगी। क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च? तो मैं 1-2 मिसालें दूंगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखें, ये जो 5 आपको नज़र आ रहे हैं बॉल्स हैं, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएं या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करें तो हम सिंपल कहेंगे कि इट्स अ बंच ऑफ ब्यूटीफुल राउंड एंड स्मूथ ग्लास मार्बल्स। ठीक है, हमने उसकी क्वालिटी दरियाफ्त की है, क्वालिटी बताई है। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करें तो आप फिर क्वांटिटी में जाएंगे कि ये 5 मार्बल्स हैं और हर मार्बल की जो डायमीटर है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, एक तरफ आप क्वांटिटी में जाते हैं, एक तरफ उसकी आप क्वालिटी में और खुसूसियात में जाते हैं। अब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का कुछ कंपैरिजन करते हैं, इससे आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो एम्फेसिस होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग पर, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो एम्फेसिस होता है वो होता है मेजरमेंट पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जवाब देना होता है वाई पीपल प्रिफर डिजाइन ए, और आपका जो कंक्लूजन है वो एक डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, दूसरी तरफ हमें यहाँ पर जवाब देना होता है हाउ मेनी पीपल प्रिफर डिजाइन ए, यानी हाउ का जवाब आपको देना है, और कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन सम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन। ठीक है, जो आपका कंक्लूजन होगा वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। क्वालिटेटिव is based on gaining an in-depth understanding of underlying reasons. It also frequently generates ideas and hypotheses for further research. जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप एक डेप्थ में जाते हैं किसी टॉपिक पे, और जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो आपको आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं और हाइपोथेसिस भी नए नए आपके आते हैं सामने, जिस पे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड सर्वेज दैट आर कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दिस अलाउज जनरलाइजेशंस ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम अ सैंपल टू एन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पर
अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं कि दुनिया के किसी पर्टिकुलर जगह पे जो ख़ास एज ग्रुप के लोग जो हैं वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से फौत हो जाते हैं, तो ये आपकी एक रिसर्च कहलाएगी और वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। अगर मैं कंपेयर करूं कि दोनों में से किस रिसर्च को करना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से क्वालिटेटिव रिसर्च करना निस्बतन क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के मुकाबले में मुश्किल होता है। क्वालिटेटिव में द पर्पस ऑफ रिसर्च इज स्पेसिफिक, क्वांटिटेटिव में द पर्पस ऑफ रिसर्च इज जनरल। इट इज एक्सप्लोरेटरी, यानी आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं या आप एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हैं। इट इज़ कंफर्मेटरी, ये आप जब आपको फाइनल जब रिसर्च हो जाती है तो किसी खास डेटा को कंफर्म कर रही होती है। अब इसका जो पैटर्न है उसमें आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं, फिर पैटर्न पे आते हैं, फिर हाइपोथेसिस में जाते हैं और फाइनली थ्योरी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। इसमें बिल्कुल अपोजिट है, इसमें एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, आप उससे हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में जाते हैं और फाइनली आप कंफर्मेशन में जाते हैं। तो क्वालिटेटिव शुरू होती है ऑब्जर्वेशन से और क्वांटिटेटिव ख़त्म होती है कंफर्मेशन पे। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन डेवलप्ड अ न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आफ्टर ही ऑब्जर्व्ड सम पैटर्न इन द डेटा, ठीक है। तो उसने कुछ ऑब्जर्व किया डेटा में और उससे फिर उस ऑब्जर्वेशन से फिर आगे वो पैटर्न की तरफ गए, हाइपोथेसिस में गए और फाइनली उन्होंने एक थ्योरी दरियाफ्त की, ठीक है। दूसरी मिसाल, न्यूटन रिसर्च ऑन सम टॉपिक, ही रीच्ड टू द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम एप्पल एंड हिज हेड। तो जब न्यूटन के सर पर वो सेब गिरा था तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की और वहाँ से वो पैटर्न की तरफ गए, हाइपोथेसिस में गए और फाइनली एक थ्योरी दरियाफ्त की जिसे हम न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं। तो ये दोनों जो रिसर्च थी या दोनों जो एरियाज थे वो क्वालिटेटिव रिसर्च के थे, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो एक कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, कंफर्मेशन किया है। मिसाल के तौर पर 31% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू प्योर वाटर, 85% ऑफ विच हेल्थ इश्यूज, ऑफ विच 29% डाइज ड्यू टू सीरियस इलनेस। अब ये एक फिगर्स हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर कोट की हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो एंड है वो क्या होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ थीसिस और डिसर्टेशन, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि थीसिस और डिसर्टेशन एक ही चीज़ का नाम है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पीएचडी का वर्क होता है उसे थीसिस कहते हैं और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में उसी काम को हम डिसर्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर वो दोनों एक ही चीज़ है। डिसर्टेशन हो या थीसिस हो, उसमें पहली चीज़ जो है वो टाइटल होती है। उस टाइटल को हम कहते हैं थीम ऑफ द थीसिस। सेकंड चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट, विच इज़ कॉल्ड द जिस्ट ऑफ थीसिस। द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ थीसिस इज लाइक अ ट्रेलर ऑफ अ 3-hour मूवी। द ट्रेलर शुड बी अट्रैक्टिव सो एज टू क्रिएट क्यूरोसिटी टू द रीडर्स। यानी आप अपने एक पूरी थीसिस का एक मुख्तसर सा एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक मुख्तसर सा उसका एक नोट बनाते हैं जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये एक 3 घंटे की मूवी का एक जब ट्रेलर होता है जो बहुत चंद मिनट का होता है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि उस फिल्म में या उस मूवी में क्या होगा। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट लिखना भी एक बहुत आर्ट है और बहुत सारे जो इवेल्यूएटर्स हैं वो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं और उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस थीसिस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी कंसाइज और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और वो थीसिस के मुतालिक कंप्लीट डिटेल्स बताता हो। लिटरेचर सर्वे, ये एक बैकग्राउंड नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं या जा रहे हैं उसमें पहले क्या काम हुआ है। तो जाहिर है कि आप कोई 100, 200, 150 रिसर्च पेपर्स जो आपके एरिया के हैं वो स्टडी करेंगे और उसमें से फिर आप एक गैप निकालेंगे कि जी कौन सा पर्टिकुलर एरिया है या टॉपिक है या कोई मेथड है जो अभी तक किसी ने उस पर काम नहीं किया, तो वो आपको लिटरेचर सर्वे से ही मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट ऑफ द डिसर्टेशन इज लिटरेचर सर्वे। आफ्टर दैट
आप इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, आप अपनी काम की आउटलाइन वहाँ पेश करते हैं, और दैट इज अ पार्ट ऑफ योर थीसिस एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन. फिफ्थ पार्ट इज ऑफ कोर्स द मेथड. दिस इज योर एक्चुअल एंड ओरिजिनल वर्क. ठीक है. एंड सिक्स्थ वन इज रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन. दिस कंफर्म्स ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क. ठीक है. इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है. एंड सेवंथ इज द बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस. नाउ दिस प्रोवाइड्स द क्रेडिबिलिटी टू वर्क. तो जिन जिन टॉपिक्स पे आपने रिसर्च पेपर पढ़े हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च, ये आपकी एक एथिकल जिम्मेदारी होती है कि उसको रेफरेंस में आप कंप्लीट डिटेल के साथ पेश करें, और ये आपकी उस काम की क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करता है. तो ये 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो एज ए रिसर्चर आपको पता होने चाहिए कि एट द एंड वंस यू कंप्लीट योर रिसर्च, जब आपको थीसिस डिसर्टेशन प्रोड्यूस करनी है, तो इसमें ये 7 कंपोनेंट्स लाजमी तौर पर होने चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.